नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उसके तहत बात की जाए तो मौर्योत्तर काल को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मौर्य काल के पश्चात होने वाले शासकों के बारे में, किस किस वंश के शासकों के द्वारा जो मौर्य काल के पश्चात शासन किया जाता है, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं शक शासकों के बारे में। और शक शासकों की बात की जाए, शक जाति के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी। अगर बात की जाए कि ये मध्य एशिया से जो चलकर आने वाली जाति होती है, इसकी दो शाखाएं आती है, जिसमें एक शाखाएं सीधी भारत की तरफ आती है और दूसरी ईरान होते हुए आती है। उसी के तहत हमने देखा कि भारत में इनके द्वारा जो विस्तृत क्षेत्र में अपने साम्राज्य की स्थापना की जाती है, विस्तृत क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना की जाती है। मावेज जो भारत में प्रथम शक शासक होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में पहली बार उसके द्वारा शक सत्ता स्थापित की जाती है। उसके पश्चात कई शासक होते हैं जिनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उतार चढ़ाव के दौरान इनके द्वारा जो लगभग 250 से 300 वर्षों तक भारत में जो शासन किया जाता है। और उसी दौरान बात की जाए तो शुरुआती दौर में जैसा कि हमने देखा मावेज आता है, और ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर इनके द्वारा तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो पूर्वार्ध का समय है, लगभग 250 ईस्वी तक की बात की जाए तो यहाँ तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। इसी दौरान इनके द्वारा जो इनकी शक्ति कभी तो क्षीण होती जाती है, कभी इनकी शक्ति बढ़ जाती है। इस तरीके से इनका जो बात की जाए उत्थान और पतन चलता रहता है। लगभग 250 से 300 वर्षों तक इनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। अब भारत के विस्तृत क्षेत्र पे इनके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना जो भारत में की जाती है। अब इनके लिए जो साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से देखते हुए इनके द्वारा जो अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया जाता है। अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करते हुए प्रत्येक प्रांत में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है, जिसकी हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। अगर बात की जाए तो तुम देखो, इसे साधारण भाषा में अगर समझने का प्रयास करो, जिस तरीके से चाहे मुगल काल के दौरान देख लो तुम, उसके अलावा मुगल काल में जो क्या करते थे, मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया जाता। सूबा यानी प्रांत हो गया, जैसे वर्तमान भारत है, भारत कई राज्यों में विभाजित है। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो विभाजन किया जाता है, उसी तरीके से जो इनके द्वारा जो अपने प्रांतों का विभाजन किया गया, जो अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया जाता है, तो प्रांत और सूबा। अब उस पर जो अधिकारी होता था, जिसके अधीन जो सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती थी, उस पर अगर बात की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। और जैसे तुम देख लो कि वर्तमान में चाहे वो सूबेदार हो, गवर्नर हो, इसी तरीके के जो अधिकार उसके पास होते थे। अब ये जो गवर्नर इनके द्वारा शक शासकों के द्वारा स्थापित किए। अब जैसे जैसे ज्यों अगर बात की जाए शकों की शक्ति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, अंततः अगर देखते हैं हम तो उसी दौरान इनके जो ये शक क्षत्रप कहलाते हैं, इनके द्वारा जो उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है और इन शक क्षत्रपों के द्वारा ही जो शासन किया जाता है। अब उसमें बात की जाए, हमें कई शक क्षत्रपों के नाम मिलते हैं। मूलतः तुम देखोगे तो ये शक जाति से ही निकले हुए हैं क्षत्रप है, जो इन्हीं के जो अधीनता में इनके द्वारा शासन किया जाता था और इन्हीं के जो भाई बंधु या इन्हीं के वंशज ये माने जाते हैं। अब इसमें जो शक क्षत्रप है, आज हम पढ़ेंगे शक क्षत्रप। ये कौन कौन से गवर्नर क्षत्रप बोले तो तुम देख लो, ये सूबेदार है ये, ठीक है, जो सूबे का क्या होता है, मुखिया होता है, ये गवर्नर है। जैसे अशोक के समय में हमने देखा था, अशोक के समय में देख लो, चाहे तुम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देख लो, ठीक है, तो उनके द्वारा जो अपने साम्राज्य को किस में विभाजित किया जाता है, प्रांतों में विभाजित किया जाता है। उसी तरीके से जो शक शासकों के द्वारा प्रांतों में विभाजित किया जाता है और जो प्रांत का मुख्य अधिकारी होता है उसे क्षत्रप या सूबेदार या गवर्नर तुम कह सकते हो, ठीक है। तो अब इनमें नियुक्ति कर दी जाती है जब शक सत्ता कमज़ोर हो जाती है, अगर बात की जाए, और केंद्रीय सत्ता के रूप में नहीं रहती है, तो इनके द्वारा जो उन क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से क्या कर लिया, अधिकार करते हुए शासन प्रारंभ कर लिया जाए। मुख्यतः शक क्षत्रपों की यानी इन गवर्नरों की जो भारत में 4 प्रमुख भाग थे, 4 प्रमुख केंद्र थे, अगर बात की जाए इनमें विभाजित
जो 4 साम्राज्य के प्रमुख बड़े ये 4 प्रांत माने जा सकते हैं, उन प्रांतों पे जो इनके द्वारा क्षत्रपों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, एक तो उत्तरी भारत के क्षत्रप होते हैं। ठीक है, उत्तरी भारत जब शक सत्ता कमज़ोर होती है तो भारत में जो अगर बात की जाए, जो अगर भारत के नक्शे को अपन देखते हैं, एक तो ये तुम देख लो कि उत्तरी भारत का क्षेत्र, ठीक है, मैं सही से बनाता हूँ इसको, अगर बात की जाए तो भारत में अगर देखें हम नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो एक तो भारत के उत्तर में स्थित क्षेत्र है और उसके अलावा जो पश्चिम में स्थित क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तरी भारत में जिन शक क्षत्रपों के द्वारा शासन किया जाता है वो उत्तरी भारत के शक क्षत्रप कहलाते हैं। उसके अलावा जो बात की जाए, जो पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप होते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में इनका अधिकार हो जाता है, वो पश्चिमी शक क्षत्रप कहलाते हैं। ठीक है, उनके साम्राज्य का अगर विभाजन होता है। ठीक है, उसके अलावा जो मथुरा के आसपास के शक क्षत्रप होते हैं उनके द्वारा शासन के लिए, और उज्जैनी है जो बात की जाए मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, इन क्षेत्र में जब शक शासकों का अधिकार था तो इनकी शक शासक जो इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है और ये केंद्रीय शक्ति के रूप में नहीं रहते हैं, तो इन्हीं के गवर्नरों और इन्हीं के जो बात की जाए क्षत्रपों के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। तो अब इसमें एक तो उत्तरी भारत के क्षत्रप होते हैं, ठीक है, उत्तरी भारत में, और उसके अलावा पश्चिमी भारत के शहरात होते हैं। हमने देखा कि सातवाहन वंश के शासकों के साथ भी इनका संघर्ष होता है। और मथुरा के क्षत्रप हैं जो मथुरा के क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं, और उज्जैनी के जो उज्जैनी क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं वो क्षत्रप होते हैं। अब इनमें कौन कौन से शासक होते हैं, बात करेंगे उत्तरी भारत के जो क्षत्रप हैं, शक क्षत्रप है, उसमें कौन कौन से वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। पश्चिमी भारत वालों में किन किन का नाम आता है, मथुरा वालों में किसका नाम आता है, उज्जैनी में किन का नाम आता है। तो आज हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं उत्तरी भारत के जो शक क्षत्रप है अगर बात की जाए, और पश्चिमी भारत के शक क्षहरात कह दो, चाहिए क्षत्रप वाली बात है। ठीक है, इनको क्षहरात वंश था, इसी वजह से ये क्षहरात भी कहलाते हैं। जितने भी शक क्षत्रप हैं उनकी बात करते हैं। अब उत्तरी भारत में बात की जाए तो उत्तरी भारत में जो शासन करने वाले प्रमुख शक गवर्नर यानी सूबेदार होते हैं, क्षत्रप होते हैं, वो किस वंश से संबंधित, इन्हीं शकों की जो प्रजाति है बात की जाए, कपीस वंश वाले होते हैं, पुष्पपुर वाले होते हैं, यानी जिन जिन क्षेत्रों में इनका अधिकार होता है उसी वंश के नाम से जाना जाता है। किसी को आबसार प्रस्थ है, कुसुलुक है, मानिगुल है, जिहोणिक है, इंद्रवर्मन है। यानी कि उत्तरी भारत के अंदर शासन करने वाले क्षत्रपों में बात की जाए तो कपीश, पुष्पपुर, आबसार प्रस्थ है, कुसुलुक है, मणिगुल है, जिहोणिक है, इंद्रवर्मन है। इन वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। और उत्तर भारत में कौन कौन से क्षेत्र पर शासन किया जाता है अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में जो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वर्तमान समय में बात करो पाकिस्तान भी कभी किसी वक्त भारत का हिस्सा रहता है, तो उस क्षेत्र में इनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। तो उसमें तुम देख लो काफिरिस्तान है, तक्षशिला है, और उत्तरी भारत में स्थित अगर बात की जाए, ठीक है, उत्तर में स्थित है जो ये तक्षशिला के शासन क्षेत्र की बात करें, काफिरिस्तान है वो पाकिस्तान के आसपास अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है। उसके अलावा जो तक्षशिला है पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। उसके उत्तर में स्थित जो प्रांत होते हैं, प्रदेश होते हैं, उन पे इनका शासन होता है। और पंजाब के कुछ प्रांतों पे हमने पहले बात की थी ना कि ये जो इनकी एक शाखा आती है तो ये कश्मीर पंजाब होते हुए ही भारत में आती है, तो उन क्षेत्रों पे इनका अधिकार रहता है। ठीक है, ये उत्तरी भारत के क्षत्रप है, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके अलावा बात करते हैं पश्चिमी भारत के क्षत्रप, जिन्हें तुम क्षहरात भी कह सकते, क्षहरात वंश के थे इसलिए क्षहरात भी कहा जाता है। अब पश्चिमी भारत में इनके द्वारा जो गवर्नर नियुक्त थे, उन गवर्नरों के द्वारा जो उनके नामों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है, उनके बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त होती। नैपान के बारे में हमने सुना था ना, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ इसका संघर्ष होता है और इसकी मृत्यु के पश्चात अगर बात की जाए इसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है, शकों को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, अब पश्चिम भारत के क्षत्रप है, यहाँ मुख्यतः दो वंश के जो शक क्षत्रप रहते हैं। ये दो वंश प्रमुख कौन से थे, ठीक है, इनकी बात की जाए, एक तो था क्षहरात वंश,
किसे कहते हैं? एक तो क्षयरात वंश होता है, पहला वंश होता है, उसके अलावा दूसरा वंश होता है मालवा के शक क्षत्रप, जो मालवा के क्षेत्र में अधिकार, इसको चष्टन वंश भी कह सकते हैं, क्योंकि चष्टन नाम के व्यक्ति द्वारा इस वंश की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, क्योंकि इसके पश्चात इसके उत्तराधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। अब क्षयरात वंश में बात की जाए तो 2 ही शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं, इसके अलावा और अन्य शासकों के नाम प्राप्त नहीं होते, जिसमें एक तो भूमक का नाम प्राप्त होता है और एक हमें नहपान का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, ये 2 वंश के इस वंश के 2 ही शासकों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर बात की जाए इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, मालवा के शक क्षत्रपों की बात की जाए तो इनका संस्थापक कौन होता है? चष्टन होता है। और ये किस क्षेत्र में अधिकार होता है इनका? सौराष्ट्र और मालवा। सौराष्ट्र यानी जो महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र होता है, यहीं पे इनका क्या होता है? उज्जैनी की तरफ अधिकार होता है। और ये मालवा के शक क्षत्रप कहलाते हैं और इसमें भी कई शासक होते हैं, उनके बारे में भी हम जो अगली क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये थे शक क्षयरात। अगर बात की जाए शक क्षत्रप, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बात की है जो शक क्षत्रप के बारे में, यानी जो शकों की जो शक्ति समाप्त होने पर, जब शकों की सत्ता समाप्त हो जाती है उसके पश्चात उनके अधीनस्थ जो ये गवर्नर होते हैं, सूबेदार होते हैं, क्षत्रप, इनके द्वारा जो स्वतंत्र रूप से जो उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है उनके बारे में हमने जिक्र किया, जिसके तहत इनके प्रमुख 4 केंद्र होते हैं। एक तो उत्तरी भारत के शक क्षत्रप होते हैं, एक पश्चिमोत्तर भारत के शक क्षत्रप होते हैं, उसके अलावा बात की जाए तो एक जो मथुरा के शक क्षत्रप होते हैं, उसके अलावा जो चौथे मालवा और उज्जैन के शक क्षत्रप होते हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया। ये 4 इनके प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। जब अगर बात की जाए तो ये जो शकों की शक्ति है, केंद्रीय शक्ति समाप्त हो जाती है, तो इसके पश्चात शकों के पश्चात इन क्षत्रपों के द्वारा जो क्या किया जाता है? भारत में शासन किया जाता है, जिसके तहत हमने बात की थी उत्तरी भारत के क्षत्रपों की, जिसमें प्रमुख वंशों का जिक्र किया जाए तो कपिश, पुष्पपुर, आबासार, प्रस्थ, कुशुलुक, मणिगुल, जिहोणिक और इंद्रवर्मन का जिक्र किया। ये इनका जो अधिकार रहता है, शासन क्षेत्र रहता है, ये पंजाब के कुछ प्रांत है, तक्षशिला के उत्तर में स्थित प्रदेश और काफिरिस्तान रहता है। उसके अलावा जो इसके बारे में उत्तरी भारत के क्षत्रपों के बारे में हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो पश्चिमी भारत के क्षत्रप है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसमें पश्चिम भारत में 2 वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, एक तो क्षयरात वंश और मालवा के शक क्षत्रप। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में विस्तृत। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी जो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और भी किसी तरह की आपकी अध्ययन अध्यापन से संबंधित राय या सुझाव वह भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।